भाषा, व्याकरण, बोली तथा लिपि। पाठ से जुड़िए। भाषा। इस चित्र को ध्यान से देखने पर स्पष्ट है कि युद्ध भूमि में शत्रु पक्ष की तरफ से लड़ने पर भी अर्जुन पितामह को प्रणाम करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट कर रहा है। पितामह उसे आशीर्वाद देते हुए दिखाए गए हैं। इस चित्र से दो बातें स्पष्ट होती हैं। अर्जुन पितामह के प्रति सम्मान के भाव रखता है, किंतु वह अपने मन के भावों को सिर्फ संकेतों से ही स्पष्ट कर रहा है। पितामह अर्जुन से मिले सम्मान का उत्तर शब्दों में देते हैं। इन दोनों बातों पर गौर करने से पता चलता है कि मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करने के लिए अनेक साधनों का प्रयोग करता है, जैसे रोकर, हंसकर, ध्वनियों द्वारा, संकेत द्वारा आदि। लेकिन इन्हें हम भाषा नहीं कह सकते। भाषा के लिए निश्चित ध्वनियों की आवश्यकता होती है, जिनके माध्यम से एक व्यक्ति अपने भावों तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के भावों को समझ पाता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि भाषा के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। सार्थक ध्वनि चिन्ह, जिनके द्वारा हम अपनी बात कह सुन सकें अथवा लिख सकें। व्याकरण के आधार पर उन ध्वनियों के नियम तथा क्रम निश्चित हों। जैसे कलम शब्द मान्य है, किंतु लकम अर्थहीन तथा अमान्य है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मनोभावों तथा विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि भाषा के दो रूप हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा। भाषा का मूल रूप मौखिक होता है। यह मुख द्वारा बोली जाने के कारण मौखिक कहलाती है। अपने भावों तथा विचारों को बोलकर प्रकट करना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। लिखित भाषा। भाषा के इस रूप में व्यक्ति अपनी बात लिखकर स्पष्ट करता है। अपने विचारों तथा भावों को लिखकर प्रकट करना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। मौखिक तथा लिखित भाषा में अंतर। मौखिक और लिखित भाषा का अंतर निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। मौखिक भाषा में ध्वनियों को बोलकर मनुष्य अपने मनोभावों को प्रकट करता है, लेकिन लिखित भाषा में उन ध्वनि चिन्हों को लिखकर विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है। मौखिक भाषा सहज रूप से सीखी जा सकती है, लेकिन लिखित भाषा प्रयत्नपूर्वक सीखने पर ही आती है। लिखित भाषा का महत्व। भाषा जगत में लिखित भाषा का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि लिखित भाषा के माध्यम से ही हम ज्ञान कोश को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। रामायण, रामचरितमानस, महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथ हम आज पढ़ पाते हैं, क्योंकि भूतकाल ने उसका लिखित रूप हमें सौंपा। विज्ञान, गणित, ज्योतिष विद्या के विषय में जानकारी इसलिए वर्तमान जान पा रहा है या भविष्य जानेगा, क्योंकि उनके लिखित रूप उपलब्ध हैं। मातृभाषा। भाषा का वह रूप जिसे बच्चा सर्वप्रथम अपनी मां तथा परिवार से सीखता है, मातृभाषा कहलाती है। जैसे पंजाब में रहने वाले बच्चे की मातृभाषा पंजाबी, गुजरात में रहने वाले की गुजराती है। भारतीय भाषाएं। हमारे यहां एक कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। भारत एक ऐसा देश है जहां भिन्नता से एकता है। भाषा की दृष्टि से भी यहां विभिन्नता है। यहां हर राज्य की अपनी भाषा है। जैसे असम की असमिया, तमिलनाडु की तमिल, उड़ीसा की उड़ीसी, गुजरात की गुजराती है। हिंदी हमारी राजभाषा है और राष्ट्रभाषा है। यह अधिकांश भारत में बोली और लिखी जाती है।
भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हिंदी, गुजराती, पंजाबी, संस्कृत, कश्मीरी, सिंधी, उर्दू, तमिल, मलयालम, उड़िया, तेलुगु, मणिपुरी, असमिया, मराठी, कोंकणी, कन्नड़, बांग्ला, नेपाली, मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडो। राज्य भाषाएं: बंगाल बांग्ला, पंजाब पंजाबी, गुजरात गुजराती, तमिलनाडु तमिल, आंध्र प्रदेश तेलुगु, असम असमिया, उड़ीसा ओडिसी। भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त यदि हम विश्व की बात करें तो ज्ञात होता है विश्व भर में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, चीनी, फ्रेंच, रूसी, उर्दू, अरबी आदि। वस्तुतः हर देश की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से हम उस देश की संस्कृति और सभ्यता को समझ सकते हैं। व्याकरण: प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं। व्याकरण उन नियमों को एक स्थान पर इकट्ठा करके उन्हें पाठकों तक पहुंचाता है और समाज में उस भाषा का मानक रूप प्रतिष्ठित करता है। व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा की शुद्धता के नियम सिखाता है। किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके व्याकरण का गहन अध्ययन आवश्यक है। व्याकरण के बिना भाषा का शुद्ध प्रयोग असंभव है। व्याकरण से ही किसी भाषा में स्थिरता, शुद्धता तथा मानकता आती है। किसी भी व्याकरण में हम भाषा पर विचार निम्नलिखित स्तरों पर करते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण स्तर पर इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण तथा व्यवस्था के बारे में विचार किया जाता है। शब्द स्तर पर इसके अंतर्गत शब्द रचना तथा शब्द प्रकार के विषय में विचार किया जाता है। वाक्य स्तर पर इसके अंतर्गत वाक्य भेद, वाक्य संश्लेषण, वाक्य विश्लेषण तथा विराम चिन्हों पर विचार किया जाता है। बोली: किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। यह भाषा की अपेक्षा सीमित भाग में ही बोली जाती है। इसका प्रयोग सरकारी कामकाज तथा साहित्य लेखन में नहीं होता। जब कोई बोली लिखी जाने लगती है तब उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, तब उसे भाषा कहा जाता है। जैसे राजस्थानी, भोजपुरी, हरियाणवी आदि। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। लिपि: मौखिक भाषा में हम ध्वनियों को बोलकर विचार प्रकट करते हैं, लेकिन लिखित भाषा में इन ध्वनियों को लेखन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है। ये लेखन चिन्ह लिपि कहलाते हैं। लिखित भाषा में हर ध्वनि का लेखन चिन्ह निश्चित होता है जो वर्ण कहलाता है। किसी भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। प्रत्येक भाषा की भिन्न लिपि होती है। जैसे भाषा लिपि: अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरमुखी, उर्दू फारसी, हिंदी और संस्कृत देवनागरी। समझ: भाषा विचारों तथा भावों के आदान प्रदान का साधन है। लिखित भाषा द्वारा ही हम अपने पूर्वजों,
विद्वानों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों के ज्ञान तथा उनकी देन को जान पाए हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी हमारी राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा है। व्याकरण हमें भाषा की शुद्धता के नियम सिखाता है।